नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर तो समझिए। जब सख्ती से बात ना बने तो गश्ती करनी पड़ती है और आज सीएम नीतीश कुमार ने कुछ यही किया। अचानक सचिवालय के उस विभाग के पास पहुंच गए जिस पर नीतीश कुमार की पैनी निगाहें हैं। सीएम नीतीश ने किस विभाग का औचक निरीक्षण किया, नीतीश कुमार ने औचक निरीक्षण के दौरान क्या देखा, ये सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। फिर खबर तो समझिए। सोमवार को जमुई के सर्किट हाउस से मिली शराब की खाली बोतलें, मंगलवार को मुंगेर के तारापुर अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में शराब की दर्जनों खाली बोतलें। मतलब साफ है कि शराबबंदी को लेकर अभी और सख्ती की जरूरत है। लिहाजा प्रशासनिक महकमे की तत्परता के तापमान को मापने आज सीएम नीतीश कुमार खुद ही सचिवालय पहुंच गए। अचानक नीतीश कुमार सचिवालय के मद्य निषेध विभाग के पास रुक गए। मुख्यमंत्री करीब 5 से 8 मिनट तक वहीं रुके रहे। विभाग के मंत्री सुनील कुमार तो सीएम से मिलने नहीं पहुंच पाए, लेकिन जैसे ही मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को इस बात की जानकारी हुई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर खड़े हैं, वे भागते हुए आए और नीतीश कुमार से मुलाकात की। बिहार में शराबबंदी अभियान को सफल करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समीक्षा करते रहे हैं। आज भी जब वे स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में शामिल होने नए सचिवालय पहुंचे, उस वक्त जैसे ही उनकी नज़र बिहार सरकार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग पर गई, वो यहाँ रुक गए और उन्होंने विभाग के मंत्री और अपर मुख्य सचिव के पाठक को याद किया। जैसे ही अपर मुख्य सचिव को यह जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ मौजूद हैं और वे उनके इंतजार में खड़े हैं, के पाठक आए और उनसे पूरी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ली। दरअसल शराबबंदी को अमल कराने में कोई चूक ना हो, इसको लेकर सीएम पूरी तरह से सजग है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक नया सिस्टम भी बनाया है। अब पुलिस के बड़े अधिकारी जिले में हो रही शराबबंदी कानून की समीक्षा के साथ साथ पुलिस की कार्रवाई पर भी नजर रखेंगे। इसके लिए हर रेंज के अधिकारियों को पुलिसिया कार्रवाई पर नजर रखने का निर्देश भी दे दिया गया है। मतलब हर हाल में नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी को सफल करना चाहते हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार, जमुई से केसी कुंदन और मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और अब जरा खबर तो समझिए। नशा मुक्त बिहार सीएम नीतीश का सपना है। शराबबंदी नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। नीतीश कुमार हर हाल में बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करना चाहते हैं। पिछले महीने कथित जहरीली शराब के बाद सीएम सख्त थे। 16 नवंबर को सीएम नीतीश ने महासमीक्षा की थी। महासमीक्षा के बाद सीएम ने कई बड़े फैसले लिए थे। मसलन प्रभारी मंत्री सचिव जिले में हर महीने समीक्षा करेंगे। इंटेलिजेंस मशीनरी दुरुस्त करने का निर्देश है। सेंट्रल टीम राज्य भर में छापेमारी करेगी। सेंट्रल टीम की छापेमारी में शराब बरामद पर एसएचओ सस्पेंड होंगे। होम डिलीवरी को लेकर अभियान तेज और सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। मुख्यालय में डीजीपी बड़े अफसर लगातार समीक्षा करेंगे। चौकीदार को गांव में शराब की सूचना देनी होगी। सूचना ही नहीं देने पर चौकीदार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब डीजीपी से लेकर चौकीदार तक की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। और आज नीतीश कुमार ने एक और नया सिस्टम बनाया है। शराबबंदी में पुलिस की कार्रवाई पर भी अब नजर रहेगी। बड़े अधिकारी कार्रवाई पर नजर रखेंगे और हर रेंज के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई है। यहां तक कि रिवर पेट्रोलिंग का भी प्लान है। ड्रोन से भी अवैध शराब के धंधे पर नजर रखी जाएगी। यानी कि ये तमाम तरह की गतिविधियों के द्वारा कोशिश सिर्फ और सिर्फ ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से शराबबंदी को पूर्णतः बिहार में लागू कराया जा सके। और अब बात करेंगे दहशत के नए वेरिएंट की। बिहार में धीरे धीरे ही सही लेकिन कोरोना के नए मामलों में इजाफा हो रहा है। आज बिहार में 16 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा केस
पटना से हैं और इसी के साथ बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 92 हो चुकी है। खतरे को देखते हुए आज सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना से लड़ाई के लिए मंगल मंत्र दिया और लोगों से सचेत रहने की अपील की। साथ ही साथ कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी किया। हम लोग तो अलर्ट हैं, फिर भी लेकिन दुख होता है भाई, फिर हमारे पटना में बढ़ रहा। थोड़ा प्रॉपर पटना में जितना नीचे चला गया था तब फिर इधर बढ़ रहा। तो खतरा तो मन को लगता ही न है कि कहीं फिर से ये तीसरा डोज का शुरू न हो जाए, ओमिक्रॉन का फिर जो नामकरण उसका हुआ है वो ना आ जाए। तो उसके लिए तो पूरी सतर्कता हमारे डिपार्टमेंट। जरा देख रहे हैं कि टेस्ट कितना हो रहा है, कभी गौर से देख लीजिएगा पिछड़ा राज्य का क्या स्थिति है। इस सर्वाधिक पिछड़े राज्य में अगर जान लीजिए कि जितना टेस्ट होता है तो आप जानते हैं 10 लाख में अब 5 लाख से ज्यादा का टेस्ट हो रहा है। जो सब वही ना गिनती होता है कि 10 लाख में कितना का टेस्ट हुआ। तो आप देख लीजिए कि नेशनल एवरेज कितना है, उस नेशनल एवरेज से भी ज्यादा बिहार में टेस्ट हो रहा है। और अब कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम नीतीश ने चिंता जाहिर की है। सीएम ने कहा है कि सतर्कता बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी पटना में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोग सावधानी बरतें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। नीतीश कुमार ने बिहार भर में बढ़ते खतरे को लेकर लोगों को अलर्ट किया है। नीतीश कुमार की चिंता विशेष तौर पर राजधानी पटना को लेकर है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा केस पटना में ही आ रहे हैं। और पटना में पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 10 दिसंबर को 6 केस आए, 11 दिसंबर को 6 केस आए, 12 दिसंबर को 13 केस सामने आए, 13 दिसंबर को सिर्फ 3 केस सामने आए, 14 दिसंबर यानी कि आज की तारीख की बात करें तो 10 केस सामने आए हैं। मतलब कुल मिलाकर 5 दिनों के अंदर 38 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। और जाहिर है कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तैयारियां भी जरूरी है, जिस पर बिहार सरकार का खास फोकस है। कोरोना पर धावा बोलने का क्या है बिहार सरकार का एक्शन प्लान, पूरी रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। ऑक्सीजन पाइपलाइन और मॉनिटर से लैस बेड, 24 घंटे सेवा के लिए तैयार टेलीमेडिसिन सेंटर और सड़कों पर कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए एक्शन में धावा दल की ये तस्वीरें बताती है कि पटना में किस तरह कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग संजीदा है और लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। तो हम लोग तो अलर्ट हैं, फिर भी लेकिन दुख होता है भाई, फिर हमारे पटना में बढ़ रहा। थोड़ा प्रॉपर पटना में जितना नीचे चला गया था तब फिर इधर बढ़ रहा। तो खतरा तो मन को लगता ही न है कि कहीं फिर से ये तीसरा डोज का शुरू न हो जाए, ओमिक्रॉन का फिर जो नामकरण उसका हुआ है वो ना आ जाए। तो उसके लिए तो पूरी सतर्कता हमारे डिपार्टमेंट। अब सरकार की सतर्कता देखिए कि पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आइसोलेशन सेंटर बनकर तैयार है। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 110 बेड की क्षमता है, लेकिन फेज वाइज यहां पर जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएगी। फिलहाल जो एचडीयू है यानी 10 बेड का ये एचडीयू वार्ड है, जहां पर देख सकते हैं कि मॉनिटर से लेकर जो बेड है और तमाम जो फैसिलिटीज हैं यहां पर उपलब्ध करा दी गई है। यानी कल से जिन मरीजों को जरूरत पड़ेगी आइसोलेट होने की, यहां पर अस्पताल में वो एडमिट हो सकेंगे। सारे जगह पे बेड वाइज आपका प्लांट आपका कैंपस में यहीं पर? हाँ, कैंपस में भी है और साथ ही साथ आपका सिलेंडर्स का जो जम्बो सिलेंडर्स हैं वो भी वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो तकरीबन 100 बेड के यहाँ पर जनरल वार्ड बनाए गए हैं और इस जनरल वार्ड में बेड लगा दिए गए हैं और सभी बेड के पास जो पाइपलाइन के जरिए है वो ऑक्सीजन यहाँ पर पहुंचाई जाएगी। तो एक बड़ी तैयारी है राज्य सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की, पटना जिला प्रशासन की, ताकि जो तीसरी लहर है उससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास हो सके और किसी भी मरीज को सफर नहीं करना पड़े बेड के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार की गंभीरता का ही परिणाम है कि पटना में केस बढ़ने के साथ ही विभाग ने 24 घंटे काम करने वाला टेलीमेडिसिन सेंटर भी शुरू कर दिया है, ताकि शुरुआती दौर में कोरोना की चपेट में आने वालों को आइसोलेशन सेंटर आने की
जरूरत नहीं पड़े। एक बैनर लगाए गए हैं और जो नंबर है वो भी यहाँ पर अंकित है। क्या नंबर है आपको हम बता देते हैं। देखिए, पटना का एसटीडी कोड है 0612 और जो फोन नंबर है 22199090। तो एक नंबर है, इसे आप नोट कर लें। दूसरा नंबर भी है 22499964। ये दोनों नंबर है। यहाँ पर आपको कर्मी से लेकर चिकित्सक मौजूद रहेंगे 24 घंटे और यहाँ पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 24 आवर्स में 100 कॉल्स लगभग आ ही जाते हैं। हम लोग डेली का रिपोर्ट भी तैयार करते हैं। कोरोना से जंग का सबसे कारगर हथियार मास्क है, लेकिन लोगों की लापरवाही का आलम यह है कि पटना में 70 से ज्यादा केस होने के बावजूद 70% लोग मास्क नहीं लगा रहे। ऐसे में धावा दल की टीम ने लोगों को सबक सिखाने के लिए 2 दर्जन से अधिक गाड़ियों का चालान काटा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पटना जिला प्रशासन जो है वो लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर उतर चुकी है और वो लोगों से आग्रह कर रही है कि कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करें, मास्क लगाएं। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो लोगों को पूछ रहे हैं, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है उनको बता रहे हैं कि वो मास्क लगाएं और जो भी कोरोना की सारी गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। 70% लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, 30% पहने हुए मिल रहे हैं। बाकी कुछ के पास है भी तो पॉकेट में रखे हुए हैं, इसलिए उनको बताया जा रहा है कि भाई मास्क पहने रहिए। जाहिर है कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए जितनी सरकार की जिम्मेदारी है उससे ज्यादा लोगों की खुद की जिम्मेदारी है। यानी मास्क लगाएंगे, भीड़ से बचेंगे तो कोरोना से भी बचे रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रितु रोहिणी के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और अब जरा खबर तो समझिए कि आखिर सीएम नीतीश कुमार के मन में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर इतनी चिंता क्यों है। दरअसल वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया में चिंता का माहौल है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में भी तेजी से फैलता हुआ दिख रहा है। आज दिल्ली में 4 नए केस मिलने के बाद शाम को महाराष्ट्र में भी इसके 8 नए मामले सामने आए हैं। खास बात तो ये है कि मुंबई में जो लोग संक्रमित हुए हैं उनमें से कोई विदेश नहीं गया है। इस तरह देश भर में नए वेरिएंट के केस बढ़कर 61 हो गए हैं। भारत में भी अब तक 61 ओमिक्रॉन के केस आ चुके हैं और बिहार में भी नए केस सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक एक केस भी ओमिक्रॉन का सामने नहीं आया है। चिंता तब और बढ़ जाती है जब कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से ब्रिटेन में सोमवार को पहली मौत दर्ज की गई। भारत के लिए भी इस नए वेरिएंट ने खतरा बढ़ा दिया है। ओमिक्रॉन को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इस नए वेरिएंट से देश में तीसरी लहर आने का खतरा है, जो जनवरी 2022 तक आ सकती है और तीसरी लहर का पीक फरवरी में आने की आशंका जाहिर की जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा की तुलना में 10 गुना ज्यादा संक्रामक है। जो लोग कोविड-19 से पहले संक्रमित हो चुके हैं वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। ओमिक्रॉन के 50 से ज्यादा म्यूटेंट हैं। ये आसानी से इम्यून सिस्टम को चकमा दे सकता है। अनुमान तो ये भी है कि वैक्सीन को भी ये बेअसर कर सकता है। हालांकि इस बात के पुख्ता प्रमाण अभी तक वैज्ञानिक तौर पर सामने नहीं आए हैं, इसलिए ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। सावधानी बरत कर ही हम ओमिक्रॉन को रोक सकते हैं। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि कोविड के इस बिहेवियर को ध्यान में रखें और मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और अब बात दरभंगा ब्लास्ट मामले की। 6 महीने पहले दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक धमाका हुआ था। यह धमाका आतंकियों की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। यह जानकारी आज लोकसभा में खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी। बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा ब्लास्ट को लेकर सवाल पूछा था, जिस पर नित्यानंद राय ने ये जानकारी दी। पूरी खबर देखिए, फिर दरभंगा ब्लास्ट की पूरी खबर समझिए। आतंकियों की साजिश थी दरभंगा ब्लास्ट। सीमा पार से आतंकियों ने रची थी साजिश। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री का बयान। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जून में हुआ धमाका किसी बदमाश या छोटे मोटे अपराधी की कारस्तानी नहीं थी, बल्कि सीमा पार से आतंकियों द्वारा बड़ी साजिश रची गई थी। और ये साजिश सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस को रास्ते में ही
उड़ाने की थी, लेकिन टारगेट फेल हो गया, जिसके बाद एटीएस और एनआईए ने इसकी जांच शुरू की थी। मंगलवार को लोकसभा में बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा ब्लास्ट को लेकर सवाल पूछा था कि क्या दरभंगा ब्लास्ट में किसी आतंकी संगठन या सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ तो नहीं, और अगर ये आतंकी साजिश थी तो फिर आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या सरकार दरभंगा में केंद्रीय सुरक्षा बल की यूनिट स्थापित करने पर विचार कर रही है। इसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर धमाका विदेश से ऑपरेट हो रहे आतंकी संगठनों की थी। धमाके की जांच में जुटी एजेंसियों ने इसका खुलासा किया था। रही बात दरभंगा में केंद्रीय सुरक्षा बल की यूनिट स्थापित करने की, तो फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। इसी साल 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक पार्सल में ब्लास्ट हुआ था, जो सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस से भेजा गया था। जिसकी जांच शुरू हुई तो धमाके की परतें खुलती चली गईं और सिर्फ एक मोबाइल नंबर से एनआईए ने हैदराबाद से लेकर यूपी के शामली तक खंगाल दिया था। इसमें कई संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। तो खुलासा हुआ कि चलती ट्रेन को ही उड़ाने की बड़ी साजिश रची गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए इस पूरी खबर को आपको समझाते हैं सिलसिलेवार तरीके से। तारीखों के अनुसार 15 जून को सिकंदराबाद से दरभंगा ट्रेन से पार्सल भेजा गया था। 17 जून को पार्सल उतारकर प्लेटफॉर्म पर रखने में धमाका हुआ। 18 जून को बिहार एटीएस की टीम ने जांच की शुरुआत की और 19 जून वो तारीख जिस दिन मोहम्मद शुफियान अरशद का नाम सामने आया, जिसका पैन कार्ड मिला। 23 जून को दरभंगा धमाके के पीछे आईएसआई का हाथ होने का शक जताया गया। 24 जून को एनआईए ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। दरअसल पार्सल सिकंदराबाद स्टेशन से बुक कराया गया था। पार्सल पर सुफियान का नाम था। उसका पाकिस्तान से कनेक्शन भी सामने आया है। जो जानकारी हाथ लगी है उसमें पता ये चला कि जिस सुफियान का नाम सामने आ रहा है वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले चुका पकड़े गए आतंकियों से इस बात में पूछताछ में पूरी बातचीत में इस बात का पता चला कि आतंकियों के निशाने पर ट्रेन थी। काजीपेट और रामागुंडम स्टेशन के बीच धमाके की ये पूरी साजिश थी। एक चूक की वजह से विस्फोट नहीं हो पाया। 6 महीने के बाद ये बात साफ हो गई कि इस पूरे मामले में विदेश की पूरी तरह से साजिश है। और आइए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ। हेलो, क्रिप्टो की समझ में आइए समझते हैं आज डिफरेंस बिटवीन कॉइन्स एंड टोकन्स। कभी कभी ये एक ही शब्द के दो रूप के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, पर कॉइन्स और टोकन्स दो पूरी तरह से अलग कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। अब चलिए कॉइन्स के बारे में जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी कॉइन या अल्ट कॉइन इनकरिप्शन तकनीकों का इस्तेमाल करके बनाया गया है और डिजिटल धन पब्लिक ओपन ब्लॉकचेन से बंधा सामूहिक रूप से संग्रहित डेटा प्रतिभागियों के बीच साझा किया गया। ब्लॉकचेन पारदर्शिता की गारंटी देता है, धोखाधड़ी को कम करता है और कॉइन भेजे जा सकते हैं और पाए जा सकते हैं, माइन किए जा सकते हैं, कॉइन बदले भी जा सकते हैं और बांटे भी जा सकते हैं। साथ ही एक्सेप्टेबल भी हैं, पोर्टेबल और टिकाऊ होने के साथ साथ इनकी संख्या सीमित है। कॉइन पैसे के अलावा किसी काम को करने के लिए नहीं है। कॉइन वो करेंसी है जिनका उपयोग चीजों को खरीदने और बेचने के लिए किया जा सकता है। चलिए अब टोकन्स के बारे में समझते हैं। टोकन्स एक प्रोजेक्ट के द्वारा जारी डिजिटल एसेट प्रोजेक्ट इकोसिस्टम के अंदर ये भुगतान का एक तरीका है। नेटवर्क के भीतर ये कॉइन की ही तरह काम करते हैं, किसी एसेट या यूटिलिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं और डिजिटल टोकन का इस्तेमाल कुछ निश्चित प्रोजेक्ट के अंदर ही होता है। एथेरियम जैसे प्लेटफॉर्म पर टोकन बनाया जा सकता है। यूजर्स एक वॉलेट में कई तरह के टोकन स्टोर कर सकता है। एग्जाम्पल फॉर अ टोकन, ये एक निश्चित समय स्थान पर प्रयोग किया जाता है। टोकन किसी कंसर्ट का टिकट वास्तविक तौर पर
टोकन है। कंसर्ट टिकट के साथ रेस्टोरेंट बिल का भुगतान नहीं कर सकते। कॉइन बनाम टोकन, आप एक कॉइन से टोकन खरीद सकते हैं पर एक टोकन से कॉइन नहीं खरीदा जा सकता है। कॉइन स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में टोकन का स्पेसिफिक इस्तेमाल होता है। तो फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए, तब तक के लिए नमस्कार। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।